हाँ जी, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद होगी सभी साथी हमारे अच्छे होंगे। तो चलिए, आज काफ़ी दिन बाद क्लास हमारी होने वाली है, होने जा रही है। और पता नहीं क्या हो गया, आज कुछ सेटलमेंट इसका अच्छा से हो नहीं रहा। तो चलिए वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत में, और खिलजी वंश की बात कर रहे थे। हमने खिलजी वंश की शुरुआत कर दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे, उसके अभियानों की बात हमने शुरू कर दी थी। और जहाँ तक याद है, हमें गुजरात अभियान भी कंप्लीट कर लिया था हमने। और गुजरात अभियान की बात, मलिक काफूर को खरीद लिया था उसने, नुसरत खान ने, और भेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी को। तो आज उसके आगे की बात करने वाले हैं, और पूरे हर एक जो उसने जितने अभियान किए थे, उत्तर के अभियानों की बात अलग करेंगे, दक्षिण के अभियानों की बात अलग करेंगे, और सारे अभियानों की बात करने वाले हैं इसके बाद। तो चलिए फिर थोड़ा सा पीछे का रिवीजन हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आज तो भाई अब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है ना। अब चलिए फिर। तो चलिए बात कर रहे थे हम किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। हेडिंग लगाइएगा, अलाउद्दीन खिलजी। AK-47। AK-47 नहीं बोलेंगे इसको, AK बोलते हैं शॉर्टकट में बहुत सारे लोग, तो हमें वो नहीं पढ़ना है AK वगैरह। तो अब बात करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी की। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा से यार, बस हो गया। तो चलिए, बात की थी हमने गुजरात अभियान की। तो गुजरात अभियान में जो इसके अलाउद्दीन के जो सेनापति होते हैं, नुसरत खां, आलम खां, जाते हैं गुजरात अभियान पे। और वहाँ के शासक रायगढ़ बघेल जी होते हैं, बघेला शासक कहलाते हैं रायगढ़ बघेल। तो उसके पहले हमने बात की थी इसके प्रमुख प्रमुख सेनापतियों की, बात कर लिया था हमने। याद रखिएगा, इसके सेनापति पूछे गए थे। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमारा आया था कि मलिक काफूर किसका सेनापति था। तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसी तरह जैसे पूछ लेंगे नुसरत खां, जफर खां, आलम खां, ये सब पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप याद जरूर रखिएगा। और उसके बाद हमने इसकी उपाधियों की भी बात कर लिया था। इसने जो उपाधियां धारण की थी, द्वितीय सिकंदर की जो इसकी उपाधि है वह इसके सिक्कों पर उल्लेखित मिलती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज आगे की बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर, क्लास शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद, जय भारत, है ना। तो चलिए आज बात करने वाले हैं, कल इसके पहले हमने बात की थी गुजरात अभियान की। देखिए, चलिए अभियान पर बात करने से पहले एक और बात करते हैं। देखिए, इसने भारत में उत्तर के अभियान की और दक्षिण के अभियान की, है ना। तो क्योंकि इसके पास ज़्यादा सैनिक थे, कहा जाता है इसके पास 5 लाख की सेना थी, लगभग 4,75,000 सैनिक थे इसके पास, बहुत बड़ी सेना थी उस समय की। तो यह एक बार में कई सारे क्षेत्रों में आक्रमण करता था, क्योंकि इसके 5 सेनापति थे। और जफर खां वगैरह इतना ज़्यादा पराक्रमी थे कि उसने मंगोलों को कितने कोस पीछे भेज दिया था, बताइए? 30 कोस पीछे मारते 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 अकेले चला जाता है। और वो जो जफर का, वो कोई अभियान नहीं करता है, वो केवल मंगोलों के विरुद्ध ही लड़ता लड़ता मर जाता है बेचारा, है ना। बाकी जो इसके सेनापति होते हैं वो अभियान करेंगे। तो इसके अभियान करने से पहले बात करते हैं। देखिए, जो इसके उत्तर के जो अभियान होते हैं, उत्तर के अभियानों में इसके 6 अभियान करता है, या 6 अभियान उत्तर में करता है, और 6 अभियान ये दक्षिण में करता है। दक्षिण अभियानों की संख्या इसकी 6 मिलती है, और उत्तर के जो अभियान होते हैं इसके 6 अभियान होते हैं। और दक्षिण के जितने भी अभियान ये करेगा, इसका जो सेनापति होता है ना, हमने क्या बताया था क्लास शुरू होने से पहले जब हमने इसकी सेनापतियों की बात की थी, तो इसके 5 सेनापति होते हैं। 5 में जो मलिक काफूर होता है, जिसे 1,000 दिनारी भी कहते हैं, तो दक्षिण के जितने भी अभियान होंगे उनका जो सेनापति होगा मलिक काफूर होगा। याद रखिए, इनका सेनापति कौन होगा? मलिक काफूर इनका सेनापति होगा। बहुत हट्टा कट्टा जवान होता है ये, 7 फुट का लगभग हिजड़ा होता है। खंबात की खाड़ी से नुसरत खां खरीदता है 1,000 दिनार में, इसलिए इसे कारण इसे 1,000 दिनारी भी बोला जाता है। तो दक्षिण के जितने भी अभियान करेगा अलाउद्दीन खिलजी, और कहा जाता है कि उसकी बात आगे करेंगे। तो चलिए, दक्षिण के अभियानों में इसके सेनापति मलिक काफूर होंगे, लेकिन जो उत्तर के इसके अभियान होंगे उनमें कमालुद्दीन है, कोतवाल, अलाइन उल मुल्क, जिसके कहने पर इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। विश्व विजेता बनने का सपना त्याग दिया था इसने, विश्व का सुल्तान उपाधि इसने धारण किया।
तो अभी इनकी आगे बात करने वाले हैं। तो उत्तर के अभियानों की बात कर रहे थे, और उत्तर के अभियानों में हमने पहला अभियानों की बात की थी, गुजरात अभियान की। किसकी? गुजरात अभियान की बात की थी। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, अभियानों की बात कर रहे हैं, इसके अभियानों से इसके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुजरात अभियान में जो उसके, जल्दी से रिवीजन करते हैं ना गुजरात अभियान की। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, तो इसके अभियानों की बात कर रहे हैं। इसमें हेडिंग देखिए, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि सारी चीज़ें लिखी जा सके, तो आप जो हम बोल रहे हैं उसको भी समझिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं अभियानों की, तो इसके उत्तर के अभियानों की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। हेडिंग नहीं पड़ी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर के अभियान। तो उत्तर के अभियानों में पहला अभियान था इसका गुजरात का अभियान। गुजरात अभियान बोल सकते हैं, गुजरात आक्रमण बोल सकते हैं। अभियान या आक्रमण में मत वो होइएगा। अभियान क्यों करता था? क्योंकि इनका जो था कि इतनी ज़्यादा सेना थी, लूटेंगे, मारेंगे, खाएंगे, यही सब था इनको ना। और ये तो अलाउद्दीन खिलजी विश्व पूरे भारत को जीत कर एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसका जो मेन मकसद यही था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अलाइन उल मुल्क क्या बोलता है कि विश्व विजेता तो सिकंदर भी आया था, तूफान की तरह, आंधी की तरह उड़ गया, पता नहीं चला, है ना। तो ये सब चीज़ें छोड़िए। तो गुजरात के अभियान में जो गुजरात के शासक होते हैं, बघेला शासक होते हैं, क्या नाम होता है उनका? चलिए बताइएगा। रायगढ़ बघेल जी बघेला शासक होते हैं, याद रखिएगा, रायगढ़ बघेल। और इनकी, चलिए लिख देते हैं एक बार, जो साथी आज हमारी पहली क्लास देखेंगे उनके लिए है ना। तो बाकी जो पीछे के लोग हैं थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, आप लोगों का तो रिवीजन ही होता जा रहा है। तो बघेला शासक रायगढ़ बघेल जी होते हैं, लिख लीजिएगा बघेला शासक, कर्ण बघेल या बघेला शासक लिख लीजिएगा। और इनकी जो पत्नी होती हैं, एक मिनट रुकिएगा, इनकी जो पत्नी होती है कमला देवी जी, क्या नाम होता है इनका? कमला देवी इनकी पत्नी का नाम होता है। और इनकी जो पुत्री होती है रायगढ़ बघेल जी की, इनकी पुत्री का नाम होता है क्या? बताइएगा आप हमें। देवल देवी, पुत्री का नाम देवल देवी होता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति, क्योंकि ये खुद आक्रमण पे नहीं जाता था, क्योंकि इसके सेनापति बहुत ज़्यादा, सेनापतियों के कारण ही कहा जाता है, जो जोधपुर से संस्कृत का एक ताम्रपत्र मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य से धरती कंपायमान हो उठी थी उस समय, क्योंकि पूरे विश्व में इसका डंका बजता था। और क्यों? इसके सेनापतियों के कारण, है ना। तो चलिए, इसके जो सेनापति गुजरात अभियान में थे, नुसरत खां, कौन कौन से सेनापति आए थे? नुसरत खां, उलूग खां, उलूग खां इसके सेनापति थे जो इस अभियान में शामिल हुए थे। गुजरात अभियान पे इन दोनों ने किया था, नुसरत खां और उलूग खां अभियान पर आए थे। और ये पराजित हुए थे, रायगढ़ बघेल जी, ये पराजित हो गए। और ये इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी, इनको बंदी बना लिया गया, इनके द्वारा इनको बंदी बना लिया। और रायगढ़ बघेल जी और अपनी पुत्री के साथ ये भाग गए, है ना। पुत्री के साथ ये भाग जाते हैं और देवगिरी में शरण लेते हैं। कौन? यही रायगढ़ बघेल जी और देवल देवी। ये जाके रामचंद्र यादव जी, जो यादव वंश के शासक होते हैं, उनके यहाँ ये शरण लेते हैं। और कमला देवी बंदी बना ली जाती है नुसरत खां के द्वारा। और कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इनसे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद जब इन दोनों का पुत्र जन्म लेता है, अलाउद्दीन खिलजी का और कमला देवी जी का, ये कमला देवी है, मुस्कुरा रही हैं, इनका जो एक पुत्र छोटा सा जन्म लेगा, उसका नाम होता है खिज्र खां। पुत्र का नाम क्या रखते हैं? खिज्र खां। आगे जब अभी चित्तौड़ अभियान की बात करेंगे, तो चित्तौड़ अभियान का जो चित्तौड़ किले को जीतने के बाद इसने अपने पुत्र के नाम पर खिज्र खां उसका नाम कर दिया था, और वहाँ का शासक भी बना दिया था अपने पुत्र को। तो चलिए, अब गुजरात अभियान समझ में आया आप लोगों को। और गुजरात अभियान में खंभात की खाड़ी से जो नुसरत खां होता है, मलिक काफूर को खरीदता है 1000 दिनार में। पूछा जाएगा कि मलिक काफूर को किस अभियान में नुसरत खां ने खरीदा था? तो गुजरात के अभियान में, खंभात की खाड़ी से 1000 दिनार में, इसी कारण इसे 1000 दिनार भी बोलते हैं। तो चलिए, गुजरात अभियान कंप्लीट हुआ हमारा। अब उसके बाद बात करते हैं जो इसका अगला अभियान होगा, हमीर देव के विरुद्ध रणथंभौर। झाइन का युद्ध याद है साथियों? झाइन के युद्ध की बात की थी हमने इसके पहले। झाइन का युद्ध, चलिए बताइएगा भाई साहब। झाइन के युद्ध की हमने बात की थी जब हमने शुरुआत की थी किसकी? जलालुद्दीन खिलजी से बात की थी, खिलजी वंश की। तो झाइन का युद्ध एक बार चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। झाइन का युद्ध याद है आप लोगों को? 1291 में, सॉरी एक मिनट, 1291 में,
1290 में शासक बनता जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन की उमर की हत्या करके। और उसके बाद 1291 में झाइन का युद्ध। जरूर याद रखिएगा। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो दिमाग में हमारे, अब जैसे मान लीजिए तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, लेकिन इन सब चीजों से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो झाइन का युद्ध किसके किसके विरुद्ध लड़ा गया था? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी काफी बूढ़ा शासक था, उसने एक ही आक्रमण किया था, एक ही किले को घेरा था, किसके? हम्मीर देव के ऊपर। हम्मीर देव और जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध झाइन का युद्ध 1291 ईस्वी में। याद है कि नहीं आप लोगों को? रणथंभौर के चौहान शासक होते हैं हम्मीर देव, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव, और इनके विरुद्ध होता है और 1 साल का डेरा डालता है, लेकिन कुछ पाता नहीं और खुद हार के चला जाता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसमें पराजित हो जाता है, हम्मीर देव जी विजय होते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो ही जाती हैं। और उसके बाद उसने जो गुस्से में आके अनेक हिंदू मंदिर तोड़े, और उसी पे इसने जलालुद्दीन खिलजी ने कथन भी कहा था। क्या कथन था उसका? कि ऐसे 100 दुर्गों की कीमत मैं मुसलमान के सर के एक बाल से भी ज्यादा समझता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। तो ये वाली स्थिति हो गई थी इसके साथ। तो झाइन का युद्ध हमने इसलिए बताया क्योंकि अब अगला जो इसका अभियान होगा रणथंभौर के विरुद्ध होगा, रणथंभौर अभियान। चलिए अगली हेडिंग लगाइएगा, रणथंभौर अभियान या आक्रमण, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। तो अभियान की बात कर रहे हैं किसकी? इसीलिए हम रणथंभौर अभियान कर रहे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं किसकी? रणथंभौर अभियान की। रणथंभौर के जो शासक होते हैं हम्मीर देव। चलिए लिखिएगा, ज़्यादा कहानी के तौर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। आना चाहिए कि रणथंभौर का जो अभियान करेगा, तो रणथंभौर के जो शासक होते हैं, तो रणथंभौर के शासक हम्मीर देव होते हैं। शासक कौन होते हैं आपके? हम्मीर देव जी, चौहान शासक। लिख लीजिएगा, चौहान शासक होते हैं हम्मीर देव, रणथंभौर के शासक होते हैं। और इनकी जो पत्नी का नाम होता है रंग देवी। चलिए पत्नी का नाम रंग देवी, पत्नी का नाम रंग देवी। और जो इनकी पुत्री का नाम होता है, पुत्री का नाम भी देवल देवी ही मिलता है। इनकी पुत्री का नाम देवल देवी। लिखिएगा, इन दोनों लोगों की पुत्री का नाम देवल देवी। और यहां पे कहा जाता है कि जब इसके जो सेनापति होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति इस रणथंभौर अभियान पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी किदवंतियाँ मिलती हैं। देखिए, और अभी उतना ज़्यादा तो पकड़ है नहीं हमारी इन सब चीज़ों में, क्योंकि शुरुआत करना कठिन होता है, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं तो फिर। लेकिन यहाँ ये है कि ज़्यादा गहराई से ना जाते हुए अपनी चीज़ों पे बात करते हैं, है ना। कहानी तो सुनने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कहानी तो हो जाएगी, बना दी जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो कहानी से बात हट के अपने टॉपिक पे डटे रहना है। तो इनकी जो पुत्री होती है देवल देवी, और हम्मीर देव जी शासक होते हैं, चौहान शासक होते हैं रणथंभौर के। और उसके बाद जो इसका अभियान सेनापति होते हैं, इसके सेनापति भी गुजरात जीत के आए हैं भाई, अभी नुसरत खां और उलूग खां। और उसके बाद ही भेज देता है यहाँ रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पर कब आक्रमण करते हैं? तो ये सब यहाँ पर 1301 में आक्रमण करते हैं। कौन सा? ये अभियान 1301 इसकी डेट मिलती है, याद रखिएगा, रणथंभौर अभियान की। कहीं कहीं पे भी 1299 भी, क्योंकि बहुत सारी इसमें कन्फ्यूज़न। आप जितने लोगों से जितनी क्लासें आप देखेंगे सब में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हमने 1301 पढ़ा है इसमें। 1301 में रणथंभौर अभियान होता है। और चलिए बताइएगा गुजरात अभियान कब हुआ था? तो गुजरात अभियान 1299, शासक बनने के बाद में गुजरात अभियान 1299, और जो रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में। और चलिए यहाँ पे जो इसके शासक होते हैं हम्मीर देव जी, पुत्री देवल देवी, और पत्नी का नाम रंग देवी होता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो आक्रमण किया था नुसरत खां और उलूग खां ने मिलके आक्रमण किया। 1 माह का डेरा डालते हैं यहाँ पर इन दोनों ने, 1 माह के किलो को घेर रखा था, लेकिन इनके हाथ कुछ लगता नहीं है। क्योंकि पहले जो आप देखिएगा, कभी गूगल वगैरह पे मैप डालिएगा किले वगैरह, तो आपको किले दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे तो ऐसी सुविधा है नहीं कि हम किले दिखा चुके हैं, बाकी हम तो देखा करते हैं। इतने बड़े बड़े किले होते थे कि जैसे मान लीजिए पता लगता था कि भाई आक्रमण होने वाला है, तो क्या करते थे, मेन द्वार बंद
खाने पीने के सामान किले के अंदर हैं, जो भी लोग हैं सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाहर बैठे बैठे रहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें होती थी कि सारा सब कुछ उसी के अंदर, पूरी व्यवस्था, राशन पानी जनता के लिए भी। अभी आगे बात करेंगे कि अकाल के उसमें, अकाल का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध भाई कौन आक्रमण करेगा, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं तो अनाज का भंडारण होता था और 1 साल तक का डेरा आके नुसरत खां और किला राजा साहब का, हमीर देव जी का किला, और यहाँ पर आके इसने तमाम सारे सैनिकों के साथ नुसरत खां, अलप खां, इन सब ने डेरा डाल रखा था, पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इनके हाथ कुछ लगता नहीं है। 1 साल तक ये बस केवल बाहर बैठे देखा करते हैं कि कौन बाहर आ रहा, कौन बाहर जा रहा, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इनके दो सेनापति होते हैं, या कह सकते हैं दो गद्दार लोग होते हैं, रणमल और रतिपाल, जिनका नाम मिलता है। ये दो विश्वासघाती लोग होते हैं और ये इनसे मिलकर नुसरत खां अलप खां से मिल जाते हैं और मार्ग के अंदर जो प्रवेश करने का मार्ग होता है इनको बता देते हैं, और फिर अंदर भाई इनको मार्ग पता चल जाता है, आक्रमण कर देते हैं ये सब। और उसके बाद हमीर देव जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, पराजय होती है उनकी। लेकिन उन्होंने, हमीर देव जी ने किसको मार दिया था? नुसरत खां को उन्होंने मार दिया था। यहीं पर नुसरत खां मार जाता है इस युद्ध में। और उसके बाद राजा जी की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी होती है रंग देवी, इन्होंने जौहर किया, अग्नि जौहर, और इनकी जो पुत्री होती है देवल देवी, इन्होंने पद्मला तालाब में डूब कर जल जौहर किया था। अग्नि जौहर में कि आग में कूद जाती थी स्त्रियां अपने स्वामी की मृत्यु के बाद, और जल जौहर में इनकी पुत्री ने प्रथम जल जौहर यहीं पे किया था, याद रखिएगा। प्रथम जल जौहर देवल देवी जी ने, पद्मला नामक तालाब होता है राजस्थान में। अब जल जौहर करने का मतलब जल में समाधि ले लेना, और ये राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान में, कब? रंग देवी और देवल देवी जी। रंग देवी क्या करती हैं? जौहर, और ये जल जौहर करती हैं। जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं तो उन्हें साका कहा जाता है। दो घटनाओं का एक साथ होना साका कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है ये। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। जो भी आपका संशय हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं, अपना जो कन्फ्यूज़न है ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है इसमें समझ में आया होगा। राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। साका कब? जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं। अभी तक अग्नि जौहर सभी रानियां करती हैं, लेकिन इनकी जो पुत्री जी होती हैं इन्होंने जल जौहर किया था, याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसके रणथंभौर अभियान की, जो मोस्ट जो चीज़ें पेपर में आने वाली हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए लिखिएगा जल्दी, कहानी तो हमने आपको समझाने के लिए बता दी है। ये लिख लीजिएगा, शासक होते हैं हमीर देव जी, पत्नी रंग देवी और पुत्री जी देवल देवी। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। लिखिएगा, अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन से होते हैं? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां प्लस उलूग खां। नुसरत खां और उलूग खां। उलूग खां की उपाधि किसने धारण किया था? चीज़ें हैं, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीज़ें हमारे दिमाग से हटती जाती हैं, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उलूग खां याद रखिएगा, बलबन ने, नासरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दी थी। तो उलूग खां प्लस नुसरत खां, खां लिख लीजिएगा यहाँ पे, उलूग खां प्लस नुसरत खां सेनापति होते हैं अलाउद्दीन के अभियान में। ये दो सेनापति इसके होते हैं, और 1 साल तक का जो दुर्ग का घेरा डालते हैं। लेकिन यहाँ इनके दो विश्वासघाती लोग, दो विश्वासघाती
सेनापति रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल इन्होंने मार्ग के अंदर जाने का रास्ता बताया था। और चलिए इसमें लिखिएगा, हम्मीरदेव पराजित होते हैं। हम्मीरदेव पराजित हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पराजित हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन नुसरत खां को मार डाला। नुसरत खां को मार डाला। नुसरत खां को इन्होंने यहाँ पे मार दिया था। और इसके बाद ही याद रखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद, हम्मीरदेव की मृत्यु के बाद, चलिए इसको जल्दी से करिएगा फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, उम्मीद है नोट किया होगा सबने। तो चलिए आगे की बात करते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट, पत्नी रंग देवी ने, यहां पे लिखिएगा, राजा साहब की पत्नी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया। यहाँ पे अग्नि, अगर जौहर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो घटनाएं हैं तो इसलिए पत्नी रंग देवी ने अग्नि जौहर किया, लिखिएगा। और पुत्री देवल देवी ने जल जौहर किया। जल जौहर किया। इन दोनों घटनाओं को राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। प्रथम साका माना जाता है। साका क्यों माना जाता है हमने आपको बताया, क्योंकि जब दो घटनाओं का एक साथ होना साका कहलाता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बात बढ़ते हैं। पद्मला नामक तालाब था भाई साहब, जिस तालाब में जल जौहर किया था, जल जौहर किया, तो यहीं पे लिख लीजिएगा पद्मला नामक तालाब में डूब के, पद्मला नामक तालाब में जल जौहर किया था इन्होंने। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक हम थोड़ा इसको दवा दे देते हैं इसकी, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला अभियान होने वाला है हमारा चित्तौड़ अभियान, जिसकी जानकारी तो भाई साहब सबको पता है, कहानी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश रहेगी बताने की, क्योंकि ये हम मूवी नहीं देख रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको जल्दी से करिएगा, फिर आगे बात करते हैं हम चित्तौड़ अभियान की। चलिए, गुजरात अभियान में जो रायगढ़ बघेल जी और देवल देवी ने जो शरण ली है अभी देवगिरी में, देवगिरी एक बार लूटा जा चुका है ना, एक बार देवगिरी लूटा जा चुका है। और कब आक्रमण किया था, तो 1296 ईस्वी में। चलिए तीसरा आक्रमण की बात करते हैं, चित्तौड़ अभियान की। ये चित्तौड़ आक्रमण अलाउद्दीन का तीसरा अभियान होता है दक्षिण उत्तर का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने जो उत्तर के जो शासन था उसमें इसने प्रत्यक्ष शासन किया था, लेकिन जो दक्षिण वाला भाग था इसमें इसने अप्रत्यक्ष शासन किया था। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब ये है कि जैसे उसने वहाँ के जो राजा को पराजित करके उस क्षेत्र की सूबेदारी लेता था कि हर वर्ष या हर माह आप हमें इतना भेजते रहिएगा,
आप ऐसा करते रहिएगा, नहीं अगर नहीं भेजेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो ऐसा सिस्टम बना दिया था इसने। और अगले अभियान की बात करते हैं, किसके, चित्तौड़ अभियान की। चित्तौड़ अभियान की इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए, चित्तौड़ अभियान पे जो इसके आक्रमण के जो कारण होते हैं, 2 कारण बताए जाते हैं। और जो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है, उसमें तो कारण इसका जो रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख किया गया है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था। पद्मावत में ऐसा मिलता है। और कहीं कहीं पर ऐसी किंवदंतियाँ मिलती हैं कि राजा रतन सिंह के कब किया था इसमें आक्रमण, चित्तौड़ में, किसी साथी को पता है हमारे? तो लिख लीजिएगा, 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था यहाँ पे, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण। और कहीं कहीं पर राणा रतन सिंह जी चित्तौड़ के शासक होते हैं। और कहीं कहीं पर यह मिलता है कि उनका तांत्रिक राघव चेतन, उनके दरबार में एक तांत्रिक हुआ करता था, उसको अपमानित करके राजा जी ने महल से उसको निकाल दिया। और वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और उससे रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है, उनकी सुंदरता के बारे में बताता है कि तू क्या सुल्तान है ना, तूने सारे इतना मतलब शासन कर रखा है, फिर भी एक जो विश्व सुंदरी, ये विश्व सुंदर नारी को तो तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तो राजा रतन सिंह के पास है। भाई अलाउद्दीन खिलजी इसी में क्रोधित हो चुका। और कहीं कहीं पर कहता है कि राघव चेतन अपना बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है। 3-4 किंवदंतियां मिलती हैं, लेकिन इससे हमारा मतलब नहीं है। इसमें याद रखिएगा, आप यदि आपसे पूछा जाता है तो रानी पद्मावत में रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख मिलता है कि उनकी सुंदरता के आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और कहीं कहीं पर मिलता है कि राघव चेतन ने अपनी जो अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया था। तो 3-4 चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है आक्रमण के लिए और घेरा डालता है, 6 माह का लगभग घेरा डालता है चित्तौड़ के अभियान में। और इसके साथ इस सेनापति मलिक काफूर भी इसमें होता है। और हमने क्या बताया था कि जो दक्षिण के सारे अभियान होंगे उसमें मलिक काफूर होगा, लेकिन यहाँ पर भी मलिक काफूर की एंट्री होती है। इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ मलिक काफूर होता है, इसका जो सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का। 6 माह का डेरा डालते हैं। और कहानी सबको पता ही है, राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया जाता है चोरी छुप के, उनके साथ छल करके। उसके बाद सबको पता है कि रानी आती हैं, ये सब चीज़ें की बात नहीं करने वाले हैं, है ना, क्योंकि इनसे हमारा पेपर का कोई मतलब है नहीं। और उसके बाद फिर राणा रतन सिंह जी को बंदी बना लिया जाता है। इनके 2 सेनापति होते हैं, गोरा बादल राजा साहब को आज़ाद करा देते हैं राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के बंदी से, और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोनों लोग। गोरा बादल यहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और राजा रतन सिंह को इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के जो चुंगल से छुड़ा दिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें रतन सिंह मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी विजय होता है। और इसमें कहा जाता है कि इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। और राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी पद्मिनी ने लगभग 16,000 रानियों के साथ अग्नि जौहर कर लिया था, आग में कूद कर अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले अपने आप को नहीं किया था, इन्होंने अग्नि जौहर कर लिया राजपूत रानियाँ। और यहीं से इसका जो उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि इस जो चित्तौड़ अभियान होता है, अमीर खुसरो का नाम कहाँ से आया था हमारे इसमें? तो याद रखिए कि जब मोहम्मद खां, थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि अमीर खुसरो से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं अब की बार, है ना। तो अमीर खुसरो को जरूर याद रखिएगा, बात कर रहे हैं लेकिन अब पीछे की बात नहीं करते हैं। मोहम्मद खां याद है ना आपको, पहले ये मोहम्मद खां का दरबारी था। और अमीर खुसरो ने 8 शासनकाल देखे थे, दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल इसने देखा था दिल्ली सल्तनत में। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि इसमें अमीर खुसरो भी इनके साथ था। और इस जो घटना का, चित्तौड़ की अभियान की घटना का आंखों देखा हाल खजाइन उल फतह अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में इसका वर्णन करते हैं।
और शेरशाह सूरी के समय कहा जाता है कि पद्मावत नामक ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जैसी जी ने इसका वर्णन किया चित्तौड़ अभियान का। तो चित्तौड़ अभियान आपके समझ में आया है ना? अगर नहीं आया है, कोई संशय है आपके दिमाग में, तो कमेंट जरूर करिएगा, उसमें भी हम बताएंगे, है ना? तो चलिए बात करते हैं। 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है और इसके साथ सेनापति मलिक काफूर होता है। तो चलिए लिखिएगा। चलिए, शासक होते हैं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और इनकी पत्नी का नाम होता है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी या पद्मावत कहीं कहीं नाम मिलता है। और अमीर खुसरो ने जब आता है चित्तौड़ किले को देखता है तो एक कथन कहता है अमीर खुसरो कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। ऐसा था चित्तौड़ का किला कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। अमीर खुसरो चित्तौड़ किले के जो शौर्य होता है उसको देखकर क्या कहता है कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो इन सब की बात चलिए आगे लिखते हैं। राणा रतन सिंह और कारण, चलिए कारण लिख लीजिएगा, आक्रमण के कारण क्या क्या होते हैं। तो चलिए, कहीं कहीं कहा जाता है कि रास्ते में जा रहा था तब इसने आक्रमण किया था, है ना? तो कारण पहला लिख लीजिएगा कि राघव चेतन तांत्रिक होता है। राघव चेतन को अपमानित करके महल से बाहर, है ना, महल से बाहर कर दिया था। तांत्रिक होता है राघव चेतन। और लिखिएगा अगला कि पद्मावत नामक ग्रंथ में लिखिएगा, पद्मावत में जो इसका कारण का उल्लेख मिलता है ब्रैकेट में, रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण। पद्मिनी के सुंदरता के कारण, सुंदरता के कारण उसने आक्रमण किया था यहाँ पर। चलिए, सबको पता है कि एक बार रानी को देखने की जब जिद करता है अलाउद्दीन खिलजी, जाता है, उसी में राणा रतन सिंह जी बंदी बनाए जाते हैं और पानी में शीशा लगाया जाता है और शीशे में पानी में इनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता का चित्र दिखाया जाता है इसको तालाब में। तालाब बना भी हुआ है, काफ़ी बहुत बड़ा तालाब है इस किले में। हमने तो भाई ऐसे ही देखा है गूगल पे, अब ऐसे तो कभी देखा नहीं है। अगर कहीं लगेगा समय तो ज़रूर जाएंगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए, है ना? तो रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण, तो जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अमीर खुसरो इसमें इनके साथ था, इस युद्ध में, इस अभियान पे इनके साथ आया था। और एक जो हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा इसने कथन कहा था। और खजाइन उल फतह में अपनी जो उसकी पुस्तक होती है उसमें इसने इसका आंखों देख कर हाल का वर्णन किया था। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा इसको, फिर आगे की बात करते हैं। कारण समझ में आया। शासक राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की पत्नी जी का नाम होता है। और चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, अलाउद्दीन स्वयं अपने सेनापति मलिक काफूर के साथ इस अभियान पर आता है। इस अभियान पर आता है। अब अगला पॉइंट हम सीधा लिखने वाले हैं कि गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं राजा रतन सिंह को छुड़ाते समय। अब ये छुड़ाते समय तो पॉइंट हमारा नहीं समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप लिख लीजिएगा, आज़ादी दिलाते हुए राजा रतन सिंह को गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा लिखिएगा, गोरा बादल अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा बादल यहीं पे मार दिए जाते हैं और राणा रतन सिंह बंदी नहीं बनते हैं, मतलब रानी पद्मिनी या पद्मावत भी इनको कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। और वीर गति को गोरा बादल प्राप्त होते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिएगा यहीं पर, इस युद्ध में राणा रतन सिंह की हार होती है और वीर गति को प्राप्त होते हैं। राणा रतन सिंह जी को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने या रानी पद्मावत ने, एक मिनट चलिए, रानी पद्मिनी ने लगभग 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया था। रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया था। और अगला लिखेगा कि इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी था। चलिए अगला पॉइंट करते हैं जल्दी से। चलिए अब यहाँ पर किसका हुकूमत चलेगी भाई? रानी पद्मिनी ने भी अग्नि जौहर किया और राणा रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब किले को जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, किले पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब हमने अभी खिज्र खां की बात की थी, कमला देवी। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि खिज्र खां किसका पुत्र था, किसका पुत्र था? उसमें ऑप्शन था, अलाउद्दीन खिलजी का तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। उसमें इसकी रानियों का उल्लेख होता है, 3-4 रानियां होती हैं इसकी, और उसमें कमला देवी जी 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो कमला देवी जी इसका राइट आंसर होगा कि कमला देवी जी का पुत्र होता है खिज्र खां, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि खिज्र खां किसका पुत्र होता है। और इस जब चित्तौड़ किले को इसने जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और इस पे इसका जो शासक होता है, चित्तौड़ किले का नाम अब इस खिजराबाद कर देगा अपने पुत्र के नाम पर, और यहाँ का शासक अपने पुत्र को ही नियुक्त कर देता है, किसको? खिज्र खां को यहाँ का शासक बना देता है। लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा दिन तक ये शासक नहीं रह पाता है। 1221 में यहाँ पर राजपूत जो होते हैं उन बार बार विद्रोह किया करते हैं इसके शासनकाल में ना, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं क्योंकि एक खिज्र खां उनके ऊपर इतने राजपूतों के ऊपर कैसे अधिकार करेगा, तो बार बार वो विद्रोह किया करते हैं। और 1221 में पुनः राजपूतों का शासक यहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन इसके पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपना एक सेनापति होता है उसको यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है 1211 में, लेकिन वो भी मार दिया जाता है और 12 से 21 में पूरी तरीके से पुनः यहाँ पर राजपूतों का शासन हो जाता है। तो लिखिएगा चित्तौड़ किले को जीतकर उसका नाम खिजराबाद किया। चलिए किले को जीतकर वहां का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया। खिज्र खां को नियुक्त किया और किले का नाम खिजराबाद रखा। किले का नाम खिजराबाद रखा। अगला लिखिएगा राजपूतों का 1321 में यहाँ पर पुनः अधिकार हो गया था ना। राजपूतों ने 1321 में यहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अब अगला पॉइंट लिखिएगा कि
नोट पॉइंट डाल के कि अमीर खुसरो भी इस अभियान में इसके साथ होता है और अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में इस घटना का आंखों देखा हाल कहता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अमीर खुसरो भी इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ होता है, अलाउद्दीन के साथ होता है और चित्तौड़ के शौर्य को देखकर क्या कहा अमीर खुसरो ने कि हिंदुओं का स्वर्ग सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो चलिए लिखिएगा। हिंदुओं का स्वर्ग सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है, सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है। और इस घटना का आंखों देखा हाल किसमें? अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में। और अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। और इस घटना का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक, क्या नाम होता है उसका, खजाइन उल फतह में वर्णित किया है ना। इसके बाद शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जैसी ने इसका वर्णन पद्मावत में, अपने ग्रंथ पद्मावत में किया था। तो इसको जल्दी से नोट करिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, 2 ही 3 अभियान हुए। क्योंकि चीज़ें इधर उधर की जब शुरू हो जाती हैं तो फिर उनको भी बताना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि समय का अभाव तो है नहीं हमारे पास, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा करेंगे। अगर हम बोल दें आप लिख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा यहाँ पर संभव है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं देख सकते हैं ना। तो खजाइन उल फतह इसकी जो रचना थी उसमें इसने इसका वर्णन किया था चित्तौड़ अभियान का, अमीर खुसरो ने। और अगला लिखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी के समय इसका वर्णन किया था, है ना। तो चलिए लिखिएगा, वो पॉइंट उसी के आगे से है, तो लिखिएगा अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतह में किया। अब अगला लिखिएगा बाद में 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जैसी ने 1541 में लगभग अपने ग्रंथ पद्मावत में इस घटना का वर्णन किया, है ना। समझ में आया। बाद में शेरशाह सूरी के समय लिख लीजिएगा। अब पद्मावत में इस घटना का वर्णन किया है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में ना, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो कंप्लीट हुआ हमारा चित्तौड़ अभियान, है ना। मालदीव को शासक बना देता है राजपूत दबाव के कारण 1311 ईस्वी में, क्योंकि ज़्यादा दिन खिजर खां यहाँ पर शासन नहीं कर पाता है और इसका पुत्र भी होता है, तो इसी कारण इसने उसको वापस बुला लेता है। इसके बाद मालवा अभियान की बात करने वाले हैं, लेकिन अब अगले ही दिन इन सब की बात करेंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। चलिए अब अगली बात,
अगला बयान इसका शोक आक्रमण मिलता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा वो नहीं होता है। तो अगला अभियान हम बात करेंगे मालवा की। मालवा पर आक्रमण करता है ये। और एक क्वेश्चन हमारा शोक आक्रमण वाला यही होता है कि वहाँ पर जो एक शासक होते हैं, शोक शासक होते हैं, उन्होंने क्या किया था, इसको रास्ता देने से, इसकी जो सैन्य टुकड़ी को रास्ता देने से मना किया था। और प्रथम ऐसा सुल्तान था यह जो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण में आया था, है ना। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है। तो इसकी बात विशेष रूप से इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, है ना। और उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। जो भी आपका संशय रहता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले ना कि क्योंकि चीज़ें कहाँ तक सही जा रही हैं या कहाँ तक नहीं। तो इन सब चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और भाई देखिए, अब कल तो होली आने वाली है, कल तो होली है ही, आने वाली क्या है। और फिर 2 दिन शायद क्लास बंद रहेगी। आराम से एंजॉय करिएगा होली का अच्छे से, है ना। और खूब सारा मस्ती करिएगा, खाइएगा पिइएगा। और हो सकेगा तो पापड़ वगैरह हमें भी भेज दीजिएगा, है ना। पापड़ गुजिया ये सब भेज दीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आप सभी को भाई होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करिएगा खूब सारा, और जल्दी से नौकरी पाएंगे, है ना, हम सब साथ में। तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए फिर क्लास को बंद करते हैं, है ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।